नमस्कार। माँ प्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोहेल आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए बीएड पार्ट 3 की क्लास। बीए बीएड 3 ईयर की क्लास, उसमें भी जो आज हमारा टॉपिक है, जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका नाम है अकबर। क्लियर? अकबर के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये अकबर के लेसन की पहली क्लास, यानी क्लास फर्स्ट अकबर के लेसन की पहली क्लास है। अकबर को पढ़ाने से पहले जनरली अकबर के बारे में हम बात करते हैं। अकबर, जैसा कि सभी को पता है कि भारत में मुगल वंश के एक शासक थे अकबर। अकबर ने भारत में जो कार्य किए वो बड़े ही प्रशंसनीय थे, और अकबर ने भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था की वो भी काबिल तारीफ थी। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न, क्लियर? नवरत्न हिंदुस्तान में एक तो प्राचीन काल के इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नवरत्न थे, और दूसरे अकबर के शासन में नवरत्न थे। यानी साहित्य, अन्य क्षेत्रों में प्रकांड जो नौ विद्वान थे वो इनके दरबार में भी थे। अकबर में, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि 18 जून 1576, 21 जून में मिलता है 1576, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई, किंतु उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। और ये महाराणा प्रताप भारतीय स्तर पर, पटल पर आज भी एक सूर्य की भांति जाज्वल्यमान है। अकबर महान, उधर महाराणा प्रताप ने अपने स्वामी भक्ति, स्वतंत्रता, देश प्रियता के लिए कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। और अकबर ने समय के साथ साथ संपूर्ण भारत पर लगभग कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी पर अपना अधिकार कर लिया था। काबुल, कांधार से लेकर दक्षिण में भी उसका अधिकार था। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, वहाँ तक उसका शासन था। राजपूताना में भी उसका शासन था। केवल मात्र महाराणा प्रताप ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर के बारे में ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं। नेक्स्ट, अकबर हुमायूं का पुत्र, हुमायूं का पुत्र था, और हुमायूं के पिता बाबर थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। हुमायूं ने वापस 1555 में मच्छीवाड़ा सरेंद्र का युद्ध जीतकर वापस मुगल वंश सल्तनत की स्थापना की। फिर हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं ने अपने जीवन काल में ही अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। क्लियर? ये जनरली अकबर के बारे में है। अकबर के पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो। हमीदा बानो, क्लियर? जब हुमायूं 1540 के बाद दर दर की ठोकरें खा रहा था, उसी समय उसने हमीदा बानो से, जो 14 वर्ष की थी, उससे निकाह किया, और उसी के गर्भ से ही अकबर का जन्म हुआ, और जो भारत का भावी सम्राट बना। क्लियर? ये अकबर के बारे में जनरली बातें हैं। वैसे 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1542, क्लियर? और इनका जन्म अमरकोट में हुआ था। अमरकोट कोट के यहाँ। और नेक्स्ट, अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है, और यहाँ पर शासक था वीर शाहजहां। अमरकोट में थे वीर शाह जी, और यहाँ पर हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ। यानी अकबर का जो जन्म स्थान है वो राजपूत घराने में ही उनका जन्म हुआ था। राजपूत घराने से मतलब राजपूतों के क्षेत्र में।
यानी राजपूत जहाँ के शासक थे वहीं हमीदा बानो के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ। इसीलिए अकबर ने राजपूतों के प्रति विशेष स्नेह की नीति भी अपनाई थी। जो उनके सहयोगी बन गए थे उनको अनेक उच्च पदों पर उसने नियुक्त किया था, क्योंकि उनका जन्म एक राजपूत शासक के यहाँ हुआ था। क्लियर? ये जनरली हम अकबर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट बच्चों, एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। ये अक्सर जीके में आता है। राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। तो इससे स्पष्ट है कि हुमायूं के बाद मुगल सल्तनत का जो शासक बना वो है अकबर था। क्लियर? नेक्स्ट, अब इनके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। अकबर ने आगरा का लाल किला बनवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, कितनी बार बच्चे कंफ्यूज होता है। भारत में 2 लाल किले हैं जो मुगलों द्वारा बनाए गए थे, मुगल शासकों द्वारा बनाए गए थे। आगरा में जो बनवाया गया था वो अकबर द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली में जो बनवाया गया था वो अकबर के पौत्र शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। क्लियर? ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जीके में किसी भी पेपर में आ सकता है। अब आगरा का लाल किला ऐसे अकबर, दिल्ली का लाल किला शाहजहां, जहां 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है दिल्ली के लाल किले पर। अब हम अकबर के बारे में अध्ययन करते हैं। शेर शाह सूरी से परास्त होने के पश्चात हुमायूं को भारत से पलायन करने के लिए विवश होना पड़ा। पलायन में ही हुमायूं जब हिंदाल की माता दिलदार बेगम से मिलने पतेर नामक स्थान पर गया तो उसकी भेंट 14 वर्षीय हमीदा बानो नामक सुंदर युवती से हुई। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर हुमायूं ने 29 अगस्त 1541 को हमीदा से निकाह कर लिया। तत्पश्चात हुमायूं ने हमीदा के साथ प्रस्थान किया तथा अगस्त 1542 ईस्वी में अमरकोट पहुंचा। अमरकोट में ही हमीदा बेगम ने रविवार 15 अक्टूबर 1542 को एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र के जन्म के समय हुई दैवीय घटनाओं के कारण इस बालक का नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। पुत्र के जन्म के अवसर पर हुमायूं ने कस्तूरी के टुकड़े करके अपने दरबार में बांटते हुए कहा कि कस्तूरी जो हिरण की नाभि से निकलती है उसके टुकड़े दरबार में उसने बांटे, और कहा अपने पुत्र के जन्मोत्सव पर आप लोगों को देने के लिए फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है, किंतु मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार कस्तूरी की गंध इस खेमे में फैल गई है, एक दिन मेरे पुत्र की ख्याति संपूर्ण विश्व में फैलेगी। यानी अकबर के बारे में हुमायूं ने पहले ही घोषणा कर दी कि जिस प्रकार कस्तूरी की जो महक है, गंध है, इस खेमे में फैल रही है, उसी प्रकार मेरे पुत्र का जो गौरव होगा, वैभव होगा, वो पूरे संसार में फैलेगा, उसकी ख्याति संसार में फैलेगी। क्लियर? अपने भाई कामरान के हाथों में पड़ने से बचने के लिए हुमायूं को अपनी पत्नी सहित 15 अक्टूबर 1543 को ईरान के लिए प्रस्थान करना पड़ा। अकबर को वह धाय को सौंप गया, किंतु हुमायूं के भाई अस्करी ने 1 वर्षीय अकबर को अपने संरक्षण में ले लिया, ताकि उसकी संतानहीन पत्नी ने अकबर को बड़े लाड प्यार से पाला। यानी यह है हुमायूं का भाई था। हुमायूं के 4 भाई थे, हुमायूं के 4 भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं। तो उन्हीं में से एक भाई था अस्करी जो अकबर के चाचा थे, और उसकी पत्नी संतानहीन थी और उसने अकबर को बड़े ही लाड प्यार से पाला। अकबर की धाय का नाम महमा अनगा था। याद रखना बच्चों, धाय जिसने अकबर को दूध पिलाकर बड़ा किया उसका नाम था महमा अनगा। 1545 में अस्करी ने अकबर को कामरान के यहाँ काबुल भेज दिया। यानी अस्करी ने अकबर को काबुल भेज दिया, हुमायूं का पुत्र था जो, जहाँ बाबर की बहन खानजादा बेगम ने उसका लालन पालन किया। जब हुमायूं ने काबुल पर आक्रमण किया तो कामरान ने दुर्ग की दीवारों पर अनेक बच्चों के साथ अकबर को भी लटका दिया, ताकि दुर्ग की दीवारों पर गोले ने बरसाए जा सके। यानी हुमायूं ने जब आक्रमण किया तो कामरान ने दीवारों पर अकबर के साथ, अन्य बच्चों के साथ अकबर को भी लटका दिया, ताकि हुमायूं उन पर गोले नहीं दाग सके। यह अकबर का सौभाग्य था कि
हुमायूं के सैनिकों ने अकबर को पहचान लिया। वह अकबर मौत के मुंह में जाते जाते बचा, यानी एक तरफ आग के गोले बरस रहे थे और अकबर उनके सामने कर दिया। वो तो सौभाग्य था कि वो बच गया। फिर भी 1547 ईस्वी में हुमायूं ने काबुल पर अधिकार कर लिया। इसके बाद से अकबर अपने माता पिता के साथ ही रहने लगा, यानी तोपों के गोले का सामना कर लिया इसने बचपन में ही। 1551 में हुमायूं ने अकबर को गजनी का सूबेदार बनाया, यानी सर्वप्रथम गजनी का सूबेदार बनाया, नियुक्त किया। वह उसका विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया से कर दिया, यानी हिंदाल जो हुमायूं के भाई था उसकी पुत्री थी, उसकी पुत्री का नाम रुकैया था, उससे विवाह अकबर का कर दिया, निकाह कर दिया। तत्पश्चात अकबर को युद्धों का अनुभव कराने की दृष्टि से हुमायूं ने उसे अनेक युद्धों में अपने साथ रखा। हुमायूं द्वारा गार्दीज व वंगश के अफगानों, गक्खड़ प्रदेशों व विजय के समय अकबर उसके साथ था, यानी वह बचपन से ही युद्धों में रत हो गया। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। हुमायूं के साथ सरहिंद के युद्ध में अकबर ने भी भाग लिया था। सरहिंद विजय करने के पश्चात हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया तथा बैरम खां को उसका संरक्षक नियुक्त किया। बैरम खां बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है जो अकबर का संरक्षक था। लाहौर में अकबर को सूबेदार बनाने का निर्णय उसे प्रशासनिक अनुभव प्रदान करने का था, यानी हुमायूं उसे प्रशासनिक अनुभव देना चाहता था, इसलिए उसे लाहौर का गवर्नर बना दिया, सूबेदार बना दिया। 27 जनवरी 1556 में 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। उस समय अकबर पंजाब के कलानूर नामक स्थान पर था, कलानूर नामक स्थान पर था। साम्राज्य में विद्रोह की संभावना को देखते हुए हुमायूं की मृत्यु की खबर 17 दिन तक गुप्त रखी गई। पश्चात 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानूर में अकबर का राज्याभिषेक एक चूतरे पर करवाया गया। 14 फरवरी इंपॉर्टेंट तारीख है, 14 फरवरी इसी दिन बाबर का जन्म हुआ था, इसीलिए 14 फरवरी को अकबर का राज्याभिषेक किया गया 1556 को। इस अवसर पर बैराम को वकील ए सल्तनत, बैराम खां जो उसका संरक्षक था उसे वकील ए सल्तनत, प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यह अकबर का प्रारंभिक जीवन है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। माँ अबीदा बानो, पिता हुमायूं, और 27 जनवरी 1556 के पश्चात हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर का कलानूर में राज्याभिषेक किया गया। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट, अकबर अब शासक बन गया। शासक बनने के बाद उसको क्या कठिनाइयां हुई उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक कठिनाइयां, क्लियर बच्चों? आगे 14 फरवरी 1556 को राज सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात अकबर को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उस समय समस्याओं ने चारों ओर से घेर रखा था अकबर को। उसके पास न तो कोई सुनिश्चित साम्राज्य था, न ही शक्तिशाली सेना थी। उसके पास सिंहासन तक नहीं था तथा उसका राज्याभिषेक भी एक चबूतरे पर किया गया था। ऐसी स्थिति में अकबर के लिए यह स्थिति अत्यंत विषम थी। अकबर ने सर्वप्रथम जो समस्या झेली वो है अकबर का साम्राज्य। अकबर का साम्राज्य सबसे पहले समस्या थी अकबर का साम्राज्य। सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात अकबर का राज्य अत्यंत सीमित था। स्मिथ के अनुसार अकबर जब कलानूर पर सिंहासन रूढ़ हुआ तब यह नहीं कहा जा सकता कि अकबर के पास कोई राज्य था। यद्यपि हुमायूं द्वारा आगरा दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, किंतु हैमू उस पर अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील था। अकबर दिल्ली प्रयत्नशील था, पंजाब, दिल्ली, आगरा तक उसका राज्य था, ही उसका राज्य था, जिसकी सुरक्षा प्रबंध करना उसके लिए बहुत ही आवश्यक था। नेक्स्ट, उसका साम्राज्य की सुरक्षा करना उसके लिए आवश्यक था। वह पंजाब, दिल्ली और आगरा तक ही सीमित था और वह भी चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था, जिसमें हेमू उसका भारत से बाहर निकालना चाहता था।
अतः यह समस्या उसके सामने सर्वप्रथम खड़ी थी। दूसरी, संगठित सेना का अभाव। सेना का अभाव, क्लियर। दूसरी क्या थी? संगठित सेना का अभाव। यानी सुनिए, अकबर के पास सीमित राज्य होने के साथ उसकी सेना भी सीमित थी। बैरम खां के नेतृत्व में एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी का वह स्वामी था, वह भी बैरम खां के संरक्षण में। बाबर व हुमायूं की अपव्ययता के कारण शाही खजाना खाली हो चुका था, अतः एक शक्तिशाली सेना बनाना अकबर के लिए कार्य दुष्कर था, कठिन था। यानी उसके पास संगठित सेना नहीं थी और राजकोष खाली हो गया था, क्योंकि अकबर ने और हुमायूं ने खूब अपव्यय किया था। अगला, प्राकृतिक विपदाएं। प्राकृतिक विपदाएं यानी प्रकृति ने भी विपदाएं दी। अकबर जब राजगद्दी पर आसीन हुआ, उसी समय भारत में भीषण अकाल, दुर्भिक्षा खाने को लाले पड़े थे। जनता के भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यानी इतना दुर्भिक्षा था, अकाल था कि जनता भूखे मर रही थी। इसी समय प्लेग की महामारी फैल गई, प्लेग की महामारी फैल गई, जिसने बड़ी संख्या में जनता को मौत का ग्रास बना लिया। अकाल की भयंकरता का अनुमान अबुल फजल के वर्णन से लगाया जा सकता है। अबुल फजल ने अकबर के लिए 2 ग्रंथों की रचना की थी, आईने अकबरी और अकबरनामा। उसने लिखा कि अकाल की भीषणता के कारण आदमियों का ही मांस खाने लगे थे। यानी इतना अकाल था कि खाने के लिए कुछ भी नहीं था, आदमियों का मांस खा रहे थे, ऐसा अबुल फजल कह रहा है। शाही खजाना खाली होने के कारण इस प्राकृतिक प्रकोप का सामना करने के लिए अकबर के लिए बड़ा ही दुष्कर कार्य था। यानी इंसान का मांस खा रहे थे, ऐसी प्राकृतिक आपदा पड़ी थी। और ऐसी स्थिति में अकबर इनका सामना कैसा करे, ये उसके लिए बड़ा ही दुष्कर कार्य था। क्लियर। अगला है अकबर की विरोधी। अकबर के विरोधी। अगला है अकबर के विरोधी या प्रतिद्वंदी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए अनेक लोग प्रयत्नशील थे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अकबर का शासन था, पंजाब, उस पर भी अधिकार करने के लिए बहुत से लोग प्रयत्नशील थे। हेमू दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने का यथासंभव प्रयत्न कर रहा था तथा अकबर का मुख्य प्रतिद्वंदी था। काबुल पर अकबर का सौतेला भाई मोहम्मद हाकिम ने अधिकार कर रखा था। दिल्ली, आगरा, पंजाब के दावेदार सूरवंशीय आदिल शाह व इब्राहिम भी थे। सिकंदर शाह भी पंजाब पर अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील था, अतः अकबर ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों का सामना उसे करना पड़ा। क्लियर। क्या अकबर का जो साम्राज्य था उस पर भी अन्य लोग आक्रमण कर उस पर अधिकार करना चाहते थे। कोई पंजाब पर अधिकार करना चाहता, कोई दिल्ली पर, कोई आगरा पर, कोई काबुल पर अधिकार कर रखा था। तो कैसे न कैसे करके अकबर के साम्राज्य को पूरा का पूरा लोग हड़पना चाहते थे, उसकी प्रतिद्वंदिता तैयार कर रहे थे। अगला है राजपूतों की समस्या। राजपूतों की समस्या। क्लियर। राजपूताना में राजपूत शासन कर रहे थे, जो मुगलों को भारत से निष्कासित करने के लिए कृत संकल्प थे। यानी राजपूताना में जो राजपूत शासन कर रहे थे वो मुगलों को भारत से बाहर निकालने के लिए कृत संकल्प थे, यानी उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी। यद्यपि उन्हें खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजय का सामना करना पड़ा, किंतु वह उससे हतोत्साहित नहीं हुए। मारवाड़ का शासक बालदेव इस समय तक अधिक शक्तिशाली हो चुका था। मारवाड़ का शासक मालदेव भी उस समय शक्तिशाली हो चुका था तथा दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। अच्छा, अकबर को दिल्ली पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए हेमू के अतिरिक्त राजपूतों को भी पराजित करना आवश्यक था। यानी आप हेमू को ही नहीं, राजपूतों को भी आपको पराजित करना पड़ेगा, जब जाके आपका एक और प्रतिद्वंदी समाप्त होगा, जो अकबर के लिए दुष्कर कार्य था। यानी राजपूत भी
अकबर को चुनौती देने के लिए तैयार थे और वे ये चाहते थे कि दिल्ली पर अधिकार कर वापस हमारी सत्ता स्थापित हो, जो अकबर के लिए एक विषम परिस्थिति थी। नेक्स्ट अगला, विश्वासघाती संबंधी। अकबर को अपने संबंधियों व अमीरों के विश्वासघात के कारण भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। काबुल में उसके सौतेले भाई हाकिम मिर्जा, उसका संरक्षक मुनीम खां, अकबर का प्रमुख अमीर तर्दी बेग आदि उसके संबंधी व अमीर अकबर के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। अकबर को इनका भी दमन करना आवश्यक था। यानी अकबर का भाई, उसका पहले का जो संरक्षण, उसका नाम मुनीम खां, तर्दी बेग आदि अकबर के जो संबंधी थे वो अकबर के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे और ये इनके प्रकार अकबर को वहां से निष्कासित करना चाहते थे। क्लियर। अगला है अकबर का अवयस्क होना। अकबर का अवयस्क होना। 1556 में जब अकबर राज सिंहासन पर बैठा तो उसकी मात्र आयु 14 वर्ष की थी। इतनी अल्पायु में ही अकबर की चारों ओर से समस्याओं ने घेर लिया था। अकबर को उस समय तक न तो बहुत अधिक प्रशासकीय व सैनिक अनुभव था, किंतु अकबर का सौभाग्य था कि बैराम खां जैसा योग्य व अनुभवी संरक्षक मिला, जिसकी सहायता से अकबर ने सभी समस्याओं का हल कर दिया। यानी अकबर भले अवयस्क था, किंतु उसका जो संरक्षक था बैराम खां, वो उसे बड़ा ही अनुभवी और वीर सैनिक के रूप में वह था और उसने जल्द ही सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। वो एक मात्र ही था। अगला, संरक्षक की समस्या। अब ये संरक्षक था पर इसकी भी समस्या थी। संरक्षक की समस्या। नेक्स्ट, संरक्षक की समस्या। अकबर के संरक्षक बैरम खां ने यद्यपि अकबर की समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण सहायता की, किंतु उसके कारण ही अनेक समस्याएं भी उठ खड़ी हुई। बैरम खां फारस का रहने वाला शिया संप्रदाय का था, यानी अकबर सुन्नी था और यह शिया था, जो दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी धर्म थे, ऐसा माना जाता था। अतः अकबर के अन्य सुन्नी अमीरों व पदाधिकारी उससे चिढ़ते थे, यानी अकबर के जो अधिकारी थे वह उससे चिढ़ते थे, जिससे अकबर के अमीरों में पारस्परिक द्वेष व्याप्त था। इसके अतिरिक्त जब बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था, उस समय इस पद के लिए तारदी बेग, शाह अबुल माली व मुनीम खां भी उम्मीदवार थे। यानी अन्य जो उम्मीदवार थे, संरक्षक बनना चाहते थे, उनको न बनाकर इनको बनाया गया, तो यह तीनों भी उसके अपोजिट हो गए, क्योंकि यह सिया धर्म से संबंधित था। बैरम खां के संरक्षक बनने पर बाकी तीनों की आशाओं पर पानी फिर गया। तीनों मायूस हो गए, आशाओं पर पानी फिर गया। अतः वे बैरम खां से ईर्ष्या रखते थे, जिससे अकबर के अधिकारियों में पारस्परिक वैमनस्य उत्पन्न हो गया। यानी संरक्षक था, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, वीर सैनिक था, फिर भी जो उसके एब्सेंस में तारदी बेग, अबुल माली, मुनीम खां थे, वह उससे जलते थे। अतः प्रशासन में गुट बन गए। अगला, प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारना। अकबर के सामने नवी प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारना। हुमायूं के समय जो व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी, प्रशासन की जो व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी, उसे वापस सुधारना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। नीड ऑफ द रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशंस। बाबर ने जब दिल्ली पर अधिकार किया, उस समय उसको भारत में उचित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने का समय नहीं मिला। हुमायूं भी इस दिशा में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं कर सका। तत्पश्चात
शेर शाह सूरी ने भारत में उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की, किंतु शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 में हो जाने के पश्चात भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वापस अराजकता फैल गई। इस अराजकता के वातावरण में अकबर के समय भी यह विद्यमान थी। जब अकबर सिंहासन पर बैठा, अतः अकबर के लिए सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करना आवश्यक था। यानी अकबर जब बैठा तो जो शेरशाह ने प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की वह अब जाती रही, वापस अराजकता फैल गई। अकबर जब शासक बना तो उसे भी उन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुधारना जरूरी था, जिससे भ्रष्टाचार रुके और राज्य की आय के साधन बढ़े। इस प्रकार अकबर के सामने निम्न समस्याएं थी: अकबर का साम्राज्य, संगठित सेना का अभाव, प्राकृतिक विपदाएं, अकबर के विरोधी राजपूतों की समस्या, विश्वासघाती संबंधी, अकबर का अव्यस्त होना, संरक्षक की समस्या, प्रशासनिक समस्या को सुधारना। ये प्रमुख बातें जो अकबर के जो राज्याभिषेक होने पर उसके सामने मुंह उठाए खड़ी थी। अतः अकबर ने इन समस्याओं का किस प्रकार निराकरण किया वो हम अब पढ़ेंगे। अकबर द्वारा समस्याओं का निराकरण। अकबर द्वारा समस्याओं का निराकरण, यानी ये जो समस्याएं थी उनका निराकरण अकबर ने किस प्रकार किया, हम अब इसका अध्ययन करेंगे। अकबर एक योग्य एवं धैर्यशील युवक था, अतः उसने उपयुक्त तमाम समस्याओं के उत्पन्न होने के पश्चात भी अपना साहस व धैर्य नहीं खोया। इन समस्याओं का दृढ़तापूर्वक सामना किया। अकबर का सौभाग्य था कि इस संकट के समय उसे बैराम खां जैसा योग्य व अनुभवी संरक्षक मिला। अकबर ने बैराम खां की सहायता से इन समस्याओं का समाधान किया, जो भारत में मुगल सत्ता वास्तविक अर्थों में स्थापित की। यानी भारत में जो मुगल सत्ता की जो वास्तविक स्थापना है सही अर्थों में वो अकबर ने की। क्लियर। पहला, शाह अबुल माली को बंदी बनाना, जो उसके संरक्षक का प्रबल दावेदार था। शाह अबुल माली को बंदी बना लिया। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने सर्वप्रथम अकबर के विरोधियों को समाप्त करने का निर्णय लिया, क्योंकि जब तक उसके विरोधियों को समाप्त नहीं किया जाता वह शक्तिशाली शासन की स्थापना नहीं कर सकता था। इसी उद्देश्य से बैरम खान ने सर्वप्रथम शाह अबुल माली को बंदी बना लिया। शाह अबुल माली अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था तथा हुमायूं का विश्वास प्राप्त व्यक्ति था। यानी अकबर के पिता हुमायूं का विश्वास प्राप्त व्यक्ति था। किंतु अकबर की कमजोर स्थिति को देखते हुए उसने अकबर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। निजामुद्दीन ऑथर है, उन्होंने लिखा, उसमें धृष्टता बढ़ गई थी तथा वह अनुचित रूप से व्यवहार करने लगा था। यानी शाह अबुल माली में धृष्टता बढ़ गई थी और वह अनुचित रूप से व्यवहार करने लगा था। अतः शाही भोज में आमंत्रित करके बैरम खान ने उसे बंदी बना लिया। यानी उनको इनवाइट किया, आप आइए शाही भोज में, दावत में, और उसे उसी दावत के बहाने बंदी बना लिया गया और उसे लाहौर भेज दिया। बैरम खान द्वारा अबुल माली को बंदी बनाए जाने का अन्य महत्वाकांक्षी अमीरों पर भी प्रभाव पड़ा और उनकी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लग गया। यानी जैसे ही एक व्यक्ति को बंदी बनाया गया, गिरफ्तार किया गया, तो अन्य जो महत्वाकांक्षी जो उसके विरोधी थे वह सब शांत हो गए। दूसरा, पानीपत का द्वितीय युद्ध एवं हेमू पर विजय। पानीपत का द्वितीय युद्ध। क्लियर। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? अकबर और हेमू के मध्य। अकबर व हेमू के मध्य
एक सेकंड, मध्य हुआ था और यह 1556 में हुआ था। 1556 में, जैसा कि मैंने पूर्व अध्याय में बता किया है मैंने कि पानीपत के 3 बैटल हुए, 3 युद्ध हुए। पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में, दूसरा अकबर व हेमू के मध्य 1556 में, और तीसरा 1761 में अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ मराठा के मध्य। पानीपत के टोटल 3 बैटल हुए थे। अगला पढ़ते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत के द्वितीय युद्ध का अत्यधिक राजनीतिक महत्व है क्योंकि इस युद्ध में सफलता प्राप्त करने के पश्चात अकबर वास्तविक अर्थों में भारत का शासक बन गया। इस युद्ध में अकबर का सामना हेमू शाह से हुआ था, जो इतिहास में हेमू के नाम से विख्यात था। पानीपत के द्वितीय युद्ध के विषय में जानने से पहले हेमू के विषय में 2-4 बातें। हेमू के पिता का नाम पूरणमल था और वह मेवात का निवासी था। हेमू के पिता शेरशाह के घनिष्ठ संबंधी थे, यानी मिलने वाले थे, संबंधित थे, यानी एक दूसरे के अच्छे संबंध थे पूरणमल और शेरशाह सूरी के मध्य। हेमू का जन्म कब हुआ, इस विषय में अलग अलग जानकारियां मिलती है। उनका मानना है कि 1500 ईस्वी 1500 में अलवर के समीप माछेरी नामक स्थान पर हेमू का जन्म हुआ। हेमू अत्यंत योग्य व्यक्ति था। उसने तात्कालिक अफगान शासक इस्लाम शाह ने हेमू के अंदर छिपी प्रतिभा को पहचान लिया था, इसीलिए उसे अपना प्रधानमंत्री बनाया। अबुल फजल ने उसकी दक्षता के बारे में लिखा। वह अपनी दक्षता के कारण इस्लाम शाह के अधीन एक सरकारी फेरी वाला हो गया। धीरे धीरे अपनी योग्यता द्वारा उन्नति करता गया और प्रधानमंत्री बन गया। आदिल शाह एक विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, अतः वास्तविक शक्ति हेमू के पास ही थी। इस विषय में अबुल फजल ने लिखा है, वह अपनी विद्वता, दक्षता और कार्यपटुता से मुबारिज का आदिल शाह जैसे विलासप्रिय शासकीय कार्य से विमुख राजा का प्रधानमंत्री बना। जिस समय उत्तरी भारत में चारों ओर अराजकता फैली थी, हेमू ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। क्लियर? हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने के पश्चात व्याप्त अराजकता के विषय में जानने के लिए हेमू ने इस स्थिति का लाभ उठाया। जानकर हेमू की मृत्यु हो गई, अराजक स्थिति वापस उत्पन्न हो गई, तो हेमू ने इस बात का फायदा उठाया। हेमू ने एक शक्तिशाली सेना के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, फिर आगरा की तरफ बढ़ा। आगरा का सूबेदार उस समय सिकंदर खां उज्बेक था, जो हेमू की शक्ति को देखकर दिल्ली भाग गया, यानी आगरा पर भी हेमू का अधिकार हो गया। इस प्रकार हेमू आगरा विजय कर दिल्ली पहुंचा, जहां उसका सामना सूबेदार तारदी बेग से हुआ, जो अकबर का संरक्षक बनने की लाइन में था। तारदी बेग से हुआ। तारदी बेग ने यद्यपि हेमू का सामना किया, किंतु कमजोर मुगल सेना के पारस्परिक मतभेद से लाभ उठाते हुए हेमू ने तारदी बेग को तुगलकाबाद में 7 अक्टूबर 1556 को परास्त कर दिया, यानी तारदी बेग भी अब परास्त हो गया। तारदी बेग दिल्ली छोड़कर भागकर अकबर के पास पहुंचा। इस प्रकार दिल्ली पर हेमू का अधिकार हो गया है। क्लियर? हेमू ने दिल्ली भी जीत ली। हेमू को विशाल धन संपत्ति प्राप्त हुई। दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात अपनी शक्ति का आभास हुआ होगा, अतः उसने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक किया, यानी वह शासक बना और वह स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, यानी दिल्ली पर उसने अधिकार कर लिया और विक्रमादित्य की उपाधि उसने धारण की। दिल्ली पर हेमू की विजय व उसके राज्याभिषेक की सूचना अकबर व बैराम खां को मिली। उन्होंने अपने प्रमुख अमीरों सरदारों की एक सभा बुलाई और भविष्य में कौन सी नीति अपनाई जाए यह निर्धारित किया जाना था। अकबर के अधिकांश अमीरों ने उसे वापस लौट जाने की सलाह दी, यानी बहुत से अमीरों ने कहा कि हम हेमू से युद्ध नहीं लड़ सकते, हम वापस लौट जाते हैं। उनका विचार था कि हेमू के पास विशाल सेना है और उसका सामना करना असंभव है, किंतु अकबर के संरक्षक बैराम खां का विचार इन सब के पृथक था। उसका विचार था कि यदि अकबर वापस लौट गया तो काबुल तक के प्रदेश पर हेमू का अधिकार हो जाएगा, यानी हेमू आगे बढ़कर काबुल तक पर अधिकार कर लेगा। अतः बैराम खां हेमू का सामना करने के पक्ष में था। अकबर भी भारत में रुकने का ही विचार कर रहा था।
अतः अकबर ने हेमू पर आक्रमण करने का आदेश दिया, सेना को दिल्ली की लिए कूच करने की आज्ञा दे दी। इसी बीच बैरम खान ने तारदी बेग पर यह आरोप लगाया कि वह दिल्ली को ऐसे समय छोड़कर भाग आया जब उसे दिल्ली की रक्षा करनी चाहिए थी। यद्यपि आरोप में तारदी बेग को बैरम खान ने मृत्युदंड दे दिया, यानी तारदी बेग का समापन समारोह कर दिया, यानी उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। बैरम खान ने अकबर को विश्वास दिलाया कि यदि तारदी बेग की हत्या न की जाती तो उसका दुष्परिणाम होते, क्योंकि मुगलों की आशाएं तभी पूर्ण हो सकती थी जब प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक शक्ति प्रदर्शित करे, और तारदी बेग हेमू की सेना देखकर आया था तो वह अधिक से अधिक शक्तिवर्धन नहीं कर सकता था, वह एक हताश सैनिक था, अतः उसकी हत्या कर दी। और अकबर को विश्वास दिलाया कि इसकी हत्या करना जरूरी था, जिससे अपने सैनिक दुगने उत्साह से हेमू से लड़ाई लड़े। अबुल फजल व फरिश्ता ने लिखा कि बैरम खान द्वारा तारदी बेग को मृत्युदंड दिए जाने का अकबर के सामंतों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उसके समक्ष अकबर की आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त और कोई चारा न था। इस प्रकार हेमू ने तारदी बेग को मारकर अन्य अमीरों को डरा दिया कि आप अगर अकबर का साथ नहीं दोगे तो आपके साथ में मृत्युदंड का दंड दिया जाएगा। इससे अन्य अमीर डर गए और अकबर की बात मानने के लिए बाध्य हो गए। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को मुगलों व हेमू की सेनाओं के मध्य पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। हेमू की सेना अत्यंत विशाल शक्तिशाली थी। इस युद्ध में मुगलों की हार की स्थिति आ गई थी, किंतु हेमू का दुर्भाग्य था, यानी एक तरफ विशाल सेना थी फिर भी वह हार गए, क्योंकि हेमू का दुर्भाग्य था कि ठीक उस समय जब विजय की कगार पर हेमू खड़ा था, एक तीर उसकी आंख में लग गया, यानी हेमू की आंख में एक तीर लग गया और वह बेहोश हो गया। इससे उसकी सेना में भगदड़ मच गई, यानी शासक को मृत्यु हो गई, उन्होंने ऐसा सोचा, पर वह बेहोश हो गया। भगदड़ मच गई, हेमू को बंदी बना लिया गया। अल्बादुइनी ने उस घटना का वर्णन किया है। अचानक मृत्यु का तीर, जिसे कोई ढाल नहीं रोक सकती थी, उसकी कटाक्षपूर्ण आंख में लगा और वह मूर्छित हो गया। अल्बादुइनी ने इस घटना का वर्णन किया और क्या कहा, अचानक मृत्यु का तीर उसके जिसे कोई ढाल नहीं रोक सकती थी, उसकी कटाक्षपूर्ण आंख में लग गया, यानी जिसकी मृत्यु जिस समय आई है वो निश्चित है। वह भी यही कहा कि वो मृत्यु का तीर था जिसे कोई ढाल नहीं रोक सकती थी। हेमू की मृत्यु लिखी थी जो उसकी आंखों में लगी और वह मूर्छित हो गया। इस प्रकार हेमू को बंदी बना लिया गया, उसे अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, यानी हेमू की मृत्यु हो गई और उसे अकबर के सामने, मृत्यु नहीं हुई, बेहोश हो गया, बेहोश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद अकबर के सामने पेश किया गया। बैरम खान ने अकबर से स्वयं उसके हाथों से उसकी हत्या करने के लिए कहा। बैरम खान जो अकबर का संरक्षक था, उसने कहा, बादशाह सलामत, आप इसकी हत्या अपने हाथों से कीजिए। किंतु अकबर ने उसकी इच्छा पूर्ति हेतु अपनी तलवार हेमू के सिर को छुआ ली, यानी बैरम खान की आज्ञा का अकबर ने पालन किया और अपनी तलवार निकाली और उसको अड़ा दिया, यानी उसको छू लिया। किंतु अकबर छू ली और गाजी की उपाधि धारण की, यानी अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की। तत्पश्चात बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी। जैसे अकबर ने तलवार को छुआ, गाजी की उपाधि धारण की और हेमू की कटार से बैरम खान ने हत्या कर दी। इस प्रकार वीर हेमू का दुखद अंत हुआ। पानीपत का युद्ध अत्यधिक राजनीतिक महत्व का है। इस युद्ध में न केवल हेमू की महत्वाकांक्षाओं को अंत कर दिया, वरन भारत में हिंदू राज्य की संभावनाओं को भी क्षीण कर दिया। यानी इस युद्ध के बाद अकबर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, निरंतर युद्धों में विजय प्राप्त करता रहा और आने वाली शताब्दियों तक उसका वंश शासन करता रहा। ये भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध ने भारत में मुगल शासन की पुनर्स्थापना मजबूती से कर दी। यानी इस युद्ध के बाद अकबर ने भारत में मुगल सत्ता की वास्तविक स्थापना, जिसे सही अर्थों में साबित किया, वह अकबर था। इस प्रकार पानीपत का द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ। हेमू की इसमें मृत्यु हो गई। बैरम खान ने उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी और अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की।
यानी एक तरफ विशाल सेना थी और दूसरी तरफ अकबर की छोटी सेना थी, फिर भी वह विशाल सेना उस छोटी सेना का सामना नहीं कर पाई और दुर्भाग्य से एक तीर आकर उसकी आंख में लगा और वह मूर्छित हो गया। और वह ऐसा माना जाता है कि मृत्यु का तीर था जो किसी भी ढाल से नहीं रोका जा सकता। अतः दिल्ली पर अकबर का अधिकार हो गया। क्लियर? ये अकबर की जो समस्याएं हैं उनमें दूसरी समस्या पानीपत का जो युद्ध था, हेमू की जो महत्वाकांक्षा थी, उन सभी को वहां से समापन कर दिया। तो इस प्रकार अकबर की जो समस्याएं हैं, पहले शाह अबुल बागी उसको बंदी बनाकर मौत के घाट उतार दिया। दूसरा पानीपत का युद्ध अकबर और हेमू के मध्य, गिरफ्तार करके लाहौर भेज दिया। दूसरा पानीपत का युद्ध, वह भी अकबर ने जीत लिया। जीतने के साथ ही दिल्ली पर अकबर का अधिकार हो गया और आने वाली शताब्दियों तक मुगल वंश के जो शासक हैं दिल्ली पर और भारत पर शासन करते रहे। नेक्स्ट अकबर की जो तीसरी समस्या है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्लास सेकंड में। क्लियर? धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपके जरूर समझ में आया होगा।